इससे पहले वाले वीडियो में वी हैव कवर्ड टिल द एंजाइटी डिसऑर्डर। इस वीडियो में बाकी सारे डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। आपकी एनसीईआरटी की ही समरी आपको मैं बताने वाली हूँ। सो ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी अगर आप ना भी पढ़ें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारे हैंड रिटन नोट्स मैंने आपकी एनसीईआरटी में से ही बनाए हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली हम लोग कवर करेंगे। आपका ये जो टॉपिक है पूरा इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स फॉर इट। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से शुरुआत करेंगे, उसके बाद वी विल गो टू डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। इनके सेलिएंट फीचर्स करेंगे जो कि एक बॉक्स में आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स और इसके सब टाइप्स, behavioral and developmental disorders, substance use disorders, effects of alcohol, कुछ फैक्ट्स हैं जो एक बॉक्स में दिए हुए हैं, और कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस जिसका भी एक बॉक्स आपकी बुक में दिया हुआ है। सो फटाफट शुरू करते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स से। देखिए, सोमा वर्ड का मतलब होता है बॉडी। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें देर आर फिजिकल सिम्टम्स इन द एब्सेंस ऑफ अ फिजिकल डिजीज। देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कोई डिजीज होता है तो ही उसके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, राइट। लेकिन इस डिसऑर्डर में क्या होता है, डिजीज की एब्सेंस में, मतलब कोई डिजीज नहीं है फिर भी पेशेंट जो है उसके फिजिकल सिम्टम्स बताएगा। जैसे वो बोलेगा मुझे बहुत ज्यादा हेडेक है, या मेरी बॉडी में पेन है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ भी वो डिजीज सिम्टम्स बता सकता है। लेकिन डायग्नोसिस करने पर कोई भी डिजीज उसके अंदर नहीं मिलता। The individual has psychological difficulties and complaints of physical symptoms for which there is no biological cause. कोई भी biological cause वहां पर नहीं मिलता है जब डायग्नोसिस की जाती है। तो एग्जाम्पल्स इसके हैं पेन डिसऑर्डर्स, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स एंड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इनको एक एक करके डिटेल में कर लेते हैं। सबसे पहले पेन डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम और इनकैपेसिटेटिंग पेन, मतलब इतना ज्यादा पेन कि इंसान हिलडुल भी ना पाए, विद और विदाउट एनी आइडेंटिफाइबल बायोलॉजिकल सिम्टम। तो हो सकता है कोई सिम्टम साथ में दिखे, बायोलॉजिकल सिम्टम, बॉडी में कोई सिम्टम दिखे, या हो सकता है कोई सिम्टम ना भी दिखे। दोनों चीजें यहाँ पर पॉसिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है greatly in excess of what might be expected to accompany biological symptom। तो जो symptoms इन patients के अंदर आते हैं वो usual common symptoms से बहुत ज्यादा excessive में होते हैं। मतलब उनको excessive chest pain होगा, excessive headache होगा, जो कि एक normal इंसान को होता है उससे कहीं ज्यादा problem इन लोगों को होती है। इसके अलावा बात करें तो हाउ पीपल इंटरप्रेट पेन इन्फ्लुएंसेस देयर ओवरऑल एडजस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि आप जो है पेन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इससे आपका एडजस्टमेंट भी अफेक्ट होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ पेन, हर एक इंसान का पेन को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग होता है। कोई एक्टिव कोपर होता है, कोई पैसिव कोपर होता है। मतलब कि एक्टिव कोपिंग का मतलब है कि आप जो है पेन के साथ साथ रह रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, यू आर एक्टिव, राइट। लेकिन पैसिव कोपिंग में क्या होता है, उस पेन की वजह से आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो डे टू डे रूटीन है वो इफेक्ट हो जाता है, एंड यू मे ऑल्सो शो सोशल विथड्रॉल। तो ये था पेन डिसऑर्डर्स। देन सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स में मल्टीपल एंड रिकरेंट, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, रिकरेंट मतलब बार बार होने वाले क्रोनिक बॉडीली कंप्लेंट्स। क्रोनिक होता है जो बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चली आ रही, राइट। द टू थिंग्स, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट मतलब जो अभी हाल फिलहाल में प्रॉब्लम शुरू हो, क्रोनिक मतलब जो लंबे टाइम से चली आ रही है। मल्टीपल एंड रिकरेंट और क्रोनिक बॉडीली कंप्लेंट्स, बार बार बॉडी में कोई ना कोई कंप्लेंट होता रहेगा, अलग अलग हिस्सों में होगा, राइट। बार बार पेन होगा और बहुत लंबे समय से जो है पेशेंट कंप्लेन करेगा पेन की। Complaints are likely to be presented in a dramatic and exaggerated way। बहुत ज्यादा exaggerate करके पेशेंट उसको बताएगा। कॉमन कंप्लेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, हेडेक, फटीग मतलब थकावट है बहुत ज्यादा, हार्ट पैल्पिटेशंस, फेंटिंग स्पेल्स, बार बार बेहोश हो जाना, वॉमिटिंग, एलर्जीज। तो बहुत ही एग्जैजरेटेड वे में पेशेंट इनको प्रेजेंट करता है। Patients with this disorder believe that they are sick, provide long and detailed histories of their illness। उनको लगता है कि हम बीमार हैं, जबकि एक्चुअली में जब डायग्नोसिस करते हैं तो कोई बीमारी का पता नहीं चलता है, राइट। और बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री प्रेजेंट होती है उनके पास अपनी प्रॉब्लम की, एंड दे टेक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन। तो ये होते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर्स।
नेक्स्ट है कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, जो इस कैटेगरी में आते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में बेसिकली किसी बेसिक बॉडी फंक्शन का, किसी बॉडी के किसी पार्ट का या काफी सारे बॉडी पार्ट्स का बॉडी फंक्शन जो है वो उसमें लॉस बताता है पेशेंट। सो रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ सम ऑफ द बेसिक बॉडी फंक्शंस। बेसिक बॉडी फंक्शंस क्या क्या होते हैं? जैसे मूवमेंट हो गई तो पेशेंट बोलेगा कि मुझे पैरालिसिस हुआ है, राइट। ब्लाइंडनेस वो रिपोर्ट करेगा जबकि वो ब्लाइंड है नहीं। डेफनेस रिपोर्ट कर सकता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मतलब जो नॉर्मल फंक्शनिंग है बॉडी की वो इसमें एब्सेंट हो जाती है कन्वर्जन डिसऑर्डर्स में। ऐसा रिपोर्ट पेशेंट करता है। These symptoms often occur after a stressful experience and may be quite sudden। एकदम से जो है, क्रोनिक नहीं होता, एकदम से सडनली मान लो कोई डेफनेस रिपोर्ट कर रहा है जबकि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस उसको हुआ, उसके बाद सडनली वो डेफनेस रिपोर्ट कर रहा है जाके जबकि वो डेफ है नहीं, तो उसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर में डालेंगे। देन वी हैव हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इट इज डायग्नोज्ड इफ अ पर्सन हैज अ परसिस्टेंट बिलीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि बहुत ही लंबे समय से ऐसा बिलीव होना कि दैट शी और ही हैज अ सीरियस इलनेस, कि मुझे बहुत सीरियस कोई बीमारी है। डिस्पाइट मेडिकल रीअश्योरेंस, उसको बार बार वो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब प्लीज मुझे देख लो, मुझे बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, बीमारी है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अरे भाई तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बट पेशेंट को लगता है कि उसको बहुत सीरियस कोई मेडिकल इशू है। लैक ऑफ फिजिकल फाइंडिंग्स, जब इंक्वायरी की जाती है, टेस्ट किए जाते हैं, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। एंड फेलियर टू डेवलप द डिजीज, डिजीज तो होता नहीं है लेकिन बार बार उसको लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, विदाउट इवन द डिजीज बीइंग प्रेजेंट। तो ओवर ऑक्यूपेशन विद डिजीज, बार बार यही माइंड में थॉट आएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, आई नीड ट्रीटमेंट, आई नीड ट्रीटमेंट। इस तरह का जो होता है सिम्टम, ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस में मिलता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक्स हैव एन ऑब्सेसिव preoccupation and concern with condition of their bodily organ, बहुत ज्यादा preoccupied होते हैं अपने बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग से, कि मेरा हार्ट तो सही काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है मेरे लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगता रहता है। एंड दे कंटिन्यूअली वरी अबाउट देयर हेल्थ, बार बार हेल्थ के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएशन का मतलब होता है किसी चीज से अलग हो जाना, डिसोसिएट हो जाना। सिवियरेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस, जब किसी इंसान के आइडियाज और उसके इमोशंस के बीच में जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, उसको हम, सिवियरेंस मीन्स ब्रेकअप, राइट। इस कनेक्शन का जो ब्रेकअप हो जाता है इसको हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहते हैं। डिसोसिएशन इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट मतलब ऐसा फील करना, बिल्कुल भिन्न फील करना, दुनिया से एकदम अलग फील करना, एज अ स्ट्रेंजर यू स्टार्ट फीलिंग। डीपर्सनलाइजेशन एंड समटाइम्स अ लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का भी यहाँ पर लॉस जो है वो पॉसिबल है। आगे अगर बात करें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की, तो इसमें सडन टेम्पररी ऑल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस, देखो इस वर्ड को समझते हैं। सडन मतलब एकदम से क्या होता है, टेम्पररी बेसिस पे कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाती है इंसान की। दैट ब्लॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, मान लो उसको कोई बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ है, उसको उसने ब्लॉट आउट करना है, दिमाग से निकालना है, तो सडनली क्या होगा, उसकी कॉन्शियसनेस ऑल्टर हो जाएगी, वो भूल जाएगा उसके बारे में, राइट। सो दे आर अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। तो सडनली जो है कॉन्शियसनेस में ऑल्टरेशन आएगी जिससे कि वो पेनफुल एक्सपीरियंस उसके माइंड से निकल जाए। अब यहाँ पे 4 कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं। वी हैव डिसोसिएटिव अमनीसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन। एक एक करके इनको फटाफट कर लेते हैं। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन किया है, और कोई ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जिसमें सारे डिसऑर्डर्स एक ही वीडियो में कवर्ड है मेजर। सो मेक श्योर यू हैव पेशेंस एंड यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसके अलावा एनसीईआरटी भी अगर नहीं रीड करोगे तो भी, क्योंकि सारे नोट्स मैंने एनसीईआरटी में से ही बनाए हैं, राइट। डिसोसिएटिव अमनीसिया की बात करते हैं। देखो, एमनीसिया मतलब भूल जाना, फॉरगेटिंग, फॉरगेटफुलनेस, ओके, मेमोरी लॉस जिसको हम कहते हैं। एक्सटेंसिव बट सेलेक्टिव मेमोरी लॉस, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा सिलेक्टिव लॉस है, एक्सटेंसिव है, काफी सारी मेमोरी लॉस हो गया है, लेकिन सेलेक्टिव है। कुछ मेमोरीज हैं जो लूज हुई है, कुछ है जो अभी भी प्रिजर्व है, टोटल मेमोरी लॉस नहीं हुआ है, कुछ सिलेक्टिव मेमोरीज का लॉस हो जाना। दैट हैज नो ऑर्गेनिक कॉज, मतलब ना उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई इंजरी हुई है, ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन सडनली कुछ मेमोरीज जो है उस इंसान के दिमाग से निकल जाती है।
जैसे कि कोई हेड इंजरी नहीं हुई है उसको, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट कर रहा है कि मुझे वो इंसिडेंट याद नहीं आ रहा है, उसके माइंड से वो कंप्लीटली वो इंसिडेंट इरेज हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ सिलेक्टिव चीजों के बारे में होता है, पूरा कंप्लीट लॉस नहीं होता। सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देयर पास्ट। आप उनसे पूछोगे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। अदर्स कैन नो लॉन्गर रिकॉल स्पेसिफिक इवेंट, तो किसी किसी को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आता, किसी किसी को कोई पर्टिकुलर इवेंट होगा जो रिकॉल नहीं कर पाएगा, किसी इंसान को रिकॉल नहीं कर पाएगा, जगह को, ऑब्जेक्ट्स को। while their memory for other events is perfectly intact, बाकी चीजें उनको याद होंगी, पर्टिकुलर कुछ चीज पूछोगे तो वो याद नहीं होगी। This disorder is often associated with overwhelming stress, तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस किसी को हो जाती है तो यूजुअली डिसोसिएटिव अमनीजिया को उसके साथ जोड़कर देखा जाता है। इतनी ज्यादा वो स्ट्रेसफुल इवेंट है कि वो इंसान उसको भूल जाना पसंद करता है, शायद वो उसके अनकॉन्शियस माइंड का एक पार्ट बन गया जिसको वो याद ही नहीं रखना चाहता। देन इज डिसोसिएटिव फ्यूग। देखिए इसमें क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, जो इंसान है वो सफरिंग फ्रॉम डिसोसिएटिव फ्यूग, जो पेशेंट है वो एकदम से अपनी जो उसका घर है, जो वर्क प्लेस है, वहां से अचानक से जो है कहीं और चला जाता है। एंड ही टेक्स अप अ न्यू आइडेंटिटी, और शी टेक्स अप अ कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी, राइट। एंड दे आर अनएबल टू रिकॉल द प्रीवियस आइडेंटिटी, तो वो एकदम से वो अपने जिस होम टाउन में रह रहा होगा, जहां भी वो बेस्ड होगा, उसको रातों रात छोड़कर चला जाएगा कहीं और, जॉब बिल्कुल एक नई आइडेंटिटी के साथ किसी और जगह एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा, और उससे पूछा जाएगा तो बोलेगा मुझे कुछ भी याद जो है नहीं है अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। इसको हम डिसोसिएटिव फ्यूग कहते हैं। तो यहाँ पे नई आइडेंटिटी लेता है इंसान, राइट। एमनीसिया में सिर्फ मेमोरी लॉस होता है, यहाँ पे न्यू आइडेंटिटी इज टेकन अप। यूजुअली एंड्स व्हेन अ पर्सन वेक्स अप सडनली, और एकदम से अचानक किसी दिन ये इंसान जागता है, इसको याद आ जाता है कि फ्यूग स्टेट में मेरे साथ क्या क्या हुआ, जो ये नई आइडेंटिटीज ने ऑक्यूपाई की थी, एक दिन सडनली ये उठता है और उसको इस बारे में भी कुछ याद नहीं रहता। नो मेमोरी ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्ड ड्यूरिंग द फ्यूग, उसको कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने फ्यूग स्टेट में क्या आइडेंटिटी ली थी, मैंने कहाँ काम किया था, क्या जॉब किया था, नथिंग ही रिमेम्बर्स। दिस इज डिसोसिएटिव फ्यूग। अगला है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको हम मल्टीपल पर्सनालिटी भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ ऑल द डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सबसे ज्यादा ड्रामेटिक ये होता है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं चाइल्डहुड में, यूजुअली उनके साथ इनको एसोसिएट करके देखा जाता है। इन दिस डिसऑर्डर द पर्सन अज्यूम्स ऑल्टरनेट पर्सनालिटीज। एक ही इंसान है लेकिन वो अलग अलग पर्सनालिटीज उसकी हो जाती है। मल्टीपल पर्सनालिटीज द पर्सन टेक्स अप दैट मे और मे नॉट बी अवेयर ऑफ ईच अदर। और उसकी वो सारी पर्सनालिटीज एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानती होंगी। दिन में वो कुछ और होगा, सुबह कुछ और होगा, दिन में कुछ और, रात को कुछ और उसकी एक पर्सनालिटी को दूसरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट प्रिवेल्स। अब डीपर्सनलाइजेशन की बात कर लें। इट इन्वॉल्व्स अ ड्रीम लाइक स्टेट in which the person has a sense of being separated both from self and reality। ना तो उसको अपने सेल्फ का कोई ध्यान है, मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, रियलिटी क्या है, उसको कोई भी होश नहीं रहता है। कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है एक इंडिविजुअल की अपने सेल्फ और रियलिटी से, जैसे ड्रीम के दौरान होते हैं। जब हम सपना लेते हैं, जब हम ड्रीमिंग करते हैं, सेम सिचुएशन उस इंसान की वेकनिंग कंडीशन में रहती है। वेकन, जब वो अवेकन्ड होता है, पूरी तरह जागा हुआ होता है, फिर भी वो एक सपने की तरह अपनी लाइफ को जीता है। देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन, अपने बारे में उसका जो परसेप्शन है, एंड द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज टेम्पररीली लॉस्ट और इट इज चेंज्ड, राइट। तो उसके जो सेंस ऑफ रियलिटी है वो बिल्कुल या तो चेंज हो जाएगी या कुछ समय के लिए वो हो जाएगी कहीं पे। वो बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। कंप्लीट डीपर्सनलाइजेशन, उसकी जो पर्सनालिटी है वो ही खत्म हो जाती है उसके लिए। तो ये कुछ हमने डिसऑर्डर्स डिस्कस किए। इसके बाद आगे चलते हैं बॉक्स 4.1 में। तो इस बॉक्स में सेलिएंट फीचर्स दिए हुए हैं सोमैटोफॉर्म और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के। ऑलरेडी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स में बेसिकली हाइपोकॉन्ड्रियासिस, सोमेटाइजेशन एंड कन्वर्जन हो गया, इसका जो सेलिएंट फीचर है। और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में डिसोसिएटिव एमनीजिया, फ्यूग एंड आइडेंटिटी आप लिख सकते हैं। मूविंग ऑन, अब मूड डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं।
मूड डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंसेस इन द मूड और प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल स्टेट। तो मूड में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो या बहुत समय से बहुत लंबा कोई इमोशनल स्टेट किसी का चलता जाए खत्म ही ना हो, तो उसको हम मूड डिसऑर्डर कह सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर डिसऑर्डर्स आएंगे वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर एंड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। मैनिक डिसऑर्डर को हम मेनिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्रेशन या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। इट कवर्स अ वेराइटी ऑफ नेगेटिव मूड्स एंड बिहेवियरल चेंजेस। तो ये एक ऐसा शब्द है जो हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा कॉमनली, अगर हम कोई टर्म साइकोलॉजी से रिलेटेड सुनते हैं तो वो है डिप्रेशन। चाहे कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो या कॉमन इंसान, ये प्रॉब्लम ऐसी है जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रही है। सो इट कवर्स अ वेराइटी ऑफ नेगेटिव मूड्स। नेगेटिव मूड्स इसमें होते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के नेगेटिव मूड्स होते हैं और बहुत सारे उनकी वजह से बिहेवियर में भी चेंजेस पेशेंट के आ जाते हैं। इट कैन रेफर टू अ सिम्टम और अ डिसऑर्डर। तो या कोई पर्टिकुलर सिम्टम की तरफ ये इशारा करता है या पूरे के पूरे डिसऑर्डर को ये कवर करता है। देखिए, नॉर्मल लाइफ में जो है डिप्रेशन में क्या होता है, नॉर्मल फीलिंग्स आफ्टर अ सिग्निफिकेंट लॉस सच एज अ ब्रेकअप ऑफ अ रिलेशनशिप और द फेलियर टू अटेन अ सिग्निफिकेंट गोल, इसको यूजुअली जो है हम डिप्रेशन कह देते हैं कि भाई कोई भी सैडनेस से हम कई बार डिप्रेशन को कंफ्यूज कर देते हैं कि मान लो कोई सिग्निफिकेंट लॉस किसी को हो गया है किस, ठीक है, या फिर ब्रेकअप के बाद जो फीलिंग होती है, कोई सिग्निफिकेंट गोल को जो है अचीव हम नहीं कर पाते हैं, तो उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड, राइट। बहुत लंबा टाइम, जब ये कम से कम जो है 2 वीक्स का टाइम ये चलता है, दैट इज अ मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप DSM-5 उठाकर देखें जो लेटेस्ट मैनुअल है, तो पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज। तो बहुत लंबे समय जो है आपका मूड डिप्रेस्ड ही रहेगा। इसमें किसी भी एक्टिविटी में आपको ना तो कोई इंटरेस्ट रहेगा, ना ही आपको कोई खुशी मिलेगी उन एक्टिविटीज को करके। ऑल्सो प्रेजेंट आर सिम्टम्स सच एज, अब ये सिम्टम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई एक या दो हो या फिर सारे ही हो, डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बॉडी वेट में चेंजेस, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, साफ साफ स्पष्ट नहीं सोच पाना, एजिटेटेड मूड में रहना, हमेशा गुस्सा बहुत ज्यादा आना, ग्रेटली स्लोड बिहेवियर। नॉर्मल जो इंसान जिन चीजों को जिस स्पीड पे करता है, जो इंसान डिप्रेस्ड होता है उनको बहुत धीरे धीरे करेगा, उसकी हर चीज का जो बिहेवियर होगा वो बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। थॉट्स ऑफ डेथ एंड सुसाइड, डेथ के थॉट्स आना, बार बार सुसाइड करने का मन करना, एक्सेसिव गिल्ट का होना, वर्थलेसनेस की फीलिंग्स का होना, दैट माई लाइफ इज वर्थलेस, आई शुड एंड माई लाइफ। इस तरह की चीजें जो बहुत टाइम चलती हैं तो उसको डिप्रेशन का नाम हम दे सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी को प्री डिस्पोज करते हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन, मतलब किसी इंसान की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ जाती है डिप्रेशन डेवलप करने की। नंबर 1 इज द जेनेटिक मेकअप। तो आपकी हेरिडिटी जो है, आपकी जीन्स जो है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्री डिस्पोजिंग यू टुवर्ड्स डिप्रेशन। इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर मेजर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो बच्चे में वो डेवलप होनी ज्यादा उसकी पॉसिबिलिटी है। देन इस एज की अगर बात करें तो वुमेन को यंग अडल्टहुड में और मेन को अर्ली मिडिल एज में इसके डेवलप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। जेंडर की बात करें तो वुमेन आर मोर लाइकली टू रिपोर्ट अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर देन मेन। And other factors include experiencing negative life events and lack of social support. तो नेगेटिव चीजें जब ज्यादा होने लगे लाइफ में, कोई सोशल सपोर्ट ना हो फैमिली का, फ्रेंड्स का, तो ये फैक्टर्स भी किसी को प्रीडिस्पोज कर सकते हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बात करते हैं मेनिया की। मेनिया में जो है ये थोड़ा सा लेस कॉमन है डिप्रेशन से, राइट। इट्स अ बिट लेस कॉमन मूड डिसऑर्डर एज कंपेयर टू डिप्रेशन। People suffering from mania become excessively talkative. तो जैसे डिप्रेशन में इंसान बिल्कुल विड्रॉ कर जाता है सोशल एक्टिविटीज के साथ, यहाँ पे इंसान बहुत ज्यादा बात करने लग जाता है, एक्सट्रीमली टॉकेटिव, एक्टिव एंड इजिली डिस्ट्रैक्टेबल, रेयरली अपीयर बाय देमसेल्व्स, राइट, यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन। तो मेनिया खुद से नहीं होता है, इट डजंट अपीयर बाय इटसेल्फ, यूजुअली ये डिप्रेशन के साथ ऑल्टर करता है। तो कभी वो डिप्रेसिव स्टेट में जाएगा पेशेंट, कभी वो मेनिया के स्टेट में जाएगा। इसी को हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर।
So in this mood disorder, both mania and depression are present alternatively. तो एक बार उसको डिप्रेसिव एपिसोड होगा, फिर मेनिया का एपिसोड होगा, फिर से वो इंसान डिप्रेशन में स्लिप हो जाएगा, फिर से मेनिया का एपिसोड आएगा जब वो हाइपर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं बाइपोलर, दो अपोजिट पोल्स का प्रेजेंट होना इन द सेम पर्सन, मूड के दो पोल्स को, एक्सेसिवली डिप्रेस्ड एंड सैड, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्टिव, राइट। समटाइम्स पीरियड्स ऑफ नॉर्मल मूड आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो ऐसा नहीं कि हर वक्त इंसान डिप्रेशन या फिर मेनिया के एपिसोड्स में ही रहेगा, बीच बीच में कभी कभी हो सकता है उसका जो मूड है वो नॉर्मल भी हो जाता है। अर्लियर रेफर्ड टू एज मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। हाईएस्ट लाइफ टाइम रिस्क ऑफ सुसाइड जो है, सबसे ज्यादा जो सुसाइड का रिस्क रहता है वो डिप्रेशन में ना होके बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। दीज आर ऑल लाइन्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो एक एक लाइन पे जो है आपको ध्यान देना है। हाईएस्ट लाइफ टाइम रिस्क ऑफ सुसाइड इज कैरीड बाय बाइपोलर डिसऑर्डर्स। अब अगर बात करें सुसाइड की, तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि समवन इज लाइकली टू कमिट सुसाइड, राइट। मेंटल हेल्थ स्टेटस के साथ साथ और भी कई चीजें होती हैं। मेंटल हेल्थ स्टेटस तो है ही है, मान लो किसी को बाइपोलर है तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंसान के लाइकलीहुड को बढ़ा देते हैं कि वो सुसाइड कमिट करेगा। अभी क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे पहले एज है। एज में टीनेजर्स एंड यंग अडल्ट्स आर एज मच एट हाई रिस्क फॉर सुसाइड एज पीपल ओवर 70। तो कम एज के लोग और एजेड लोग यहाँ पे जो है दोनों ही हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। जेंडर की अगर बात करें तो मेन हैव अ हायर रेट ऑफ कंटेम्पलेटेड सुसाइड देन वुमेन। तो डिप्रेशन का रेट वुमेन में ज्यादा है, लेकिन अगर हम सुसाइड केसेस की बात करें तो ये मेन में ज्यादा है। एथनिसिटी एंड रेस, तो यहाँ पे कल्चरल एटीट्यूड, आप जिस कल्चर में रहते हैं उसका क्या एटीट्यूड है सुसाइड की तरफ, वो भी काफी मैटर करता है कि वहां पे कितने सुसाइड्स होते हैं। कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स सुसाइड आल्सो अफेक्ट सुसाइड रेस। फॉर एग्जांपल जापान में जो है सुसाइड इज कल्चरली अप्रोप्रिएट वे। उनको लगता है कि ठीक है भाई, अगर आप शेमफुल फील कर रहे हो, डिस्ग्रेस्ड फील कर रहे हो, तो सुसाइड इज द राइट वे टू एंड योर लाइफ। इट इज अ कल्चरली एक्सेप्टेबल वे, अप्रोप्रिएट वे टू डील विद फीलिंग्स ऑफ शेम एंड डिस्ग्रेस। जबकि हमारे हिंदू संस्कृति में बताया गया है कि सुसाइड से ज्यादा बड़ा जो है क्राइम कोई नहीं होता। तो जो जिंदगी आपको भगवान ने दी है वो बेशकीमती है और उसको एंड करने का आपको कोई हक नहीं है, लेकिन जापान में इस चीज को बिल्कुल अप्रोप्रिएट माना गया। तो ऑब्वियस सी बात है वहां सुसाइड की रेट्स ज्यादा होंगी। सुसाइडल प्रीऑक्यूपेशन की बात करें तो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस होना अपने आप से, लोगों से, ओवरऑल लाइफ इन जनरल, होपलेसनेस की फीलिंग्स, सेटिंग अनरियलिस्टिकली हाई स्टैंडर्ड्स। इसीलिए अपनी लाइफ में आप जब भी गोल सेटिंग करें तो एक रियलिस्टिक गोल को हमेशा आप सेट करें। बीइंग ओवर क्रिटिकल, खुद के बारे में हमेशा खुद को क्रिटिसाइज करते रहना, ओवर परफेक्शनिज्म की तरफ हमेशा जाना, हमेशा खुद को अपने आप में कमियां निकालना, इस तरह की चीजें जो है सुसाइडल प्रीऑक्यूपेशन को दिखाती हैं। अब ऐसे क्या क्या साइंस हैं जिससे हम देख के ये जान सकते हैं कि ये इंसान जो है हो सकता है सुसाइड कमिट करे, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सके टाइम रहते। सो पॉसिबल साइंस टू वॉच आउट फॉर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सुसाइड। नंबर 1, अगर आपकी किसी भी क्लोज रिलेशन में कोई ऐसा इंसान है जिसकी एकदम सडनली जो है ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी का भी अगर चेंज हो सकता है उसका कोई और रीजन हो तो आप ये पहुंच जाए भाई तुम सुसाइड करने वाले हो, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता। दिस इज जस्ट वन ऑफ दी पॉसिबल साइंस। तो उसके ईटिंग पैटर्न में या तो बहुत ज्यादा खाएगा या बिल्कुल नहीं खाएगा, खाना बिल्कुल छोड़ देगा, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी पूरी रात नहीं सोना या पूरे दिन सोते रहना, फ्रेंड से विड्रॉल हो जाना, फ्रेंड्स, फैमिली, रेगुलर एक्टिविटीज से बिल्कुल दूर चला जाएगा वो इंसान, वॉयलेंट एक्शंस मतलब रिबेलियस बिहेवियर करना, और रनिंग अवे फ्रॉम होम, घर से भाग जाना, चीजों से भाग जाना, रिलेशनशिप से भागना, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के भी रिपोर्ट्स आती हैं। पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस उसके आते हैं, मार्क्ड पर्सनैलिटी चेंजेस एंड परसिस्टेंट बोर्डम। वो इंसान जो है लाइफ में उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, उसको बिल्कुल भी किसी चीज में वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बार बार कोई ना कोई उसको फिजिकल सिम्टम्स की प्रॉब्लम वो रिपोर्ट करता है, एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज, कोई भी चीज उसको जो है खुश नहीं कर पाती। तो ऐसे में जो है यू शुड सीक टाइमली हेल्प, ये बहुत जरूरी है फ्रॉम अ प्रोफेशनल। अगर ऐसा कोई भी इंसान या आप खुद ऐसा कुछ भी फील कर रहे हैं तो यू शुड सीक टाइमली हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। आप एक काउंसलर के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास आप जाके, कोई इसमें शर्म नहीं है, कोई टबू वाली बात नहीं है।
मेंटल हेल्थ भी आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी ही, शायद उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो यू शुड ऑलवेज सीक टाइमली हेल्प टू प्रिवेंट द लाइकलीहुड ऑफ सुसाइड्स. मूड डिसऑर्डर्स के बाद बात करेंगे हम स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स की. Schizophrenia basically a group of disorders, right? It's a group of psychotic disorders in which personal, social and occupational functioning, आपकी personal जो functioning आप खुद किस तरह काम करते हैं, socially आप कैसे डील करते हैं, occupation आपके जॉब पर जो आपका रोल है, हर चीज डिटेरियोरेट हो जाती है because of disturbed thought processes, स्ट्रेंज परसेप्शंस. आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अजीब हो जाता है, इसमें डिस्टर्ब हो जाता है. आपके परसेप्शंस, जिस तरह आप चीजों को परसीव करते हैं, वो बिल्कुल अजीब हो जाता है. इमोशनल स्टेट आपकी अनयूजुअल हो जाती है, वो यूजुअल इमोशनल स्टेट्स नहीं रहती है. एंड मोटर एबनॉर्मलिटीज, मतलब मूवमेंट से रिलेटेड, बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड भी यहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ जाती है. ये बहुत ही ज्यादा डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है. डेबिलिटेटिंग मतलब बहुत ज्यादा वीक कर देने वाला डिसऑर्डर है आपको मेंटली एंड फिजिकली. ट्रिमेंडस सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉस्ट्स, आपके सोशल इमेज को, साइकोलॉजिकली आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचाता है, बोथ टू द पेशेंट, और ना सिर्फ पेशेंट को बल्कि उसकी फैमिली और आसपास की जो सोसाइटी है उसको भी बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचा सकता है. सिम्टम्स में जो है 3 तरह के बेसिक सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर. अब आप बोलोगे मैम पॉजिटिव, ये तो इतना डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है तो उसके पॉजिटिव सिम्टम्स कैसे? देखो, यहाँ पॉजिटिव का मतलब वो वाला पॉजिटिव नहीं है जो हमें समझ में आता है. यहाँ पॉजिटिव का मतलब है कि किसी भी चीज की एक्सेस को करना, ज्यादा सोचना, ज्यादा इमोशंस होना, ओवर एक्टिव होना, ओवर चीजें करना, एक्सेसिव में कोई चीज जब प्रेजेंट होती है यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया में, तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं. सो एक्सेसेस ऑफ थॉट, एक्सेस ऑफ इमोशन एंड बिहेवियर को हम पॉजिटिव साइंस कहेंगे. डेफिसिट जब होती है थॉट, इमोशन या बिहेवियर में, उसको हम नेगेटिव थॉट कहेंगे. और साइकोमोटर सिम्टम्स, ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं. आप एक एक करके हम इनको डिटेल में करेंगे. सबसे पहले अगर पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें, मैंने आपको बताया यहाँ पे हर चीज एक्सेस में होगी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को. दीज पैथोलॉजिकल एक्सेसेस, पैथोलॉजी मतलब डिजीज से रिलेटेड जो स्टेट है उसकी एक्सेस, बिजार एडिशंस टू अ पर्सन्स बिहेवियर, बिना बात की चीजें उसके बिहेवियर में आपको देखिएगा ऐड होती जा रही है अपने आप ही. डिल्यूजन्स मतलब उसकी जो वो रियलिटी को, उसकी रियलिटी ही ऑल्टर हो जाती है. जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नॉर्मल बिहेवियर में लोगों की चीजें करती हैं, उसकी में कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं, तो वो पॉजिटिव साइंस हम उसको कहते हैं, राइट. तो इसमें आपका क्या क्या आता है? इसमें आते हैं आपके डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, हाइटेंड परसेप्शन एंड हैलुसिनेशंस एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट. अब एक एक करके इनको डिटेल में करेंगे. तो पहले हमने स्किज़ोफ्रेनिया के 3 सिम्टम्स करे, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड साइकोमोटर. पॉजिटिव के अंदर हमने 4 मेजर सिम्टम्स पढ़ने हैं: डिल्यूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पीच, हाइटेंड परसेप्शन एंड हैलुसिनेशंस एंड इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट. अब डिल्यूजन्स की बात करें तो देखो, डिल्यूजन्स जो है इट इज अ फॉल्स बिलीफ हेल्ड फर्मली ऑन इनएडिक्वेट ग्राउंड. एक फॉल्स बिलीफ अपने माइंड में रखना, और जिस बेसिस पे आप वो बिलीफ बना रहे हो वो भी इनएडिक्वेट है, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, कोई भी इसके पीछे रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं होती है. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्ग्यूमेंट, इट हैज नो बेसिस इन रियलिटी, कोई भी उसका वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती नहीं है चीज. अभी डिल्यूजन्स भी 4 तरह के हो सकते हैं. पहला होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पर सी सबसे कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. तो यहाँ पे बिलीफ होता है पेशेंट का कि समवन इज प्लॉटिंग अगेंस्ट देम, कोई उनके खिलाफ कुछ कर रहा है, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, कोई उनको स्पाई कर रहा है, कोई उनकी जासूसी कर रहा है. ठीक है, कोई उनको, somebody is watching them, राइट, उनको कोई अटैक करने की सोच रहा है. तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं. तो ये हो गया डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में अ स्पेशल मीनिंग इज अटैच्ड टू एक्शंस ऑफ अदर्स और ऑब्जेक्ट्स. तो नॉर्मली जो इंसान है वो दूसरों के एक्शंस को अलग मीनिंग देता है, लेकिन जब डिल्यूजन होता है तो आप दूसरों के एक्शंस को कुछ डिफरेंट मीनिंग देते हो, राइट. ऑब्जेक्ट्स को भी आप डिफरेंट मीनिंग देते हो, अपने आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उनको भी आप एक डिफरेंट मीनिंग देना स्टार्ट कर देते हो. देन वी हैव डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर. ग्रैंडियर मीन्स कि खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल समझना कि मैं कोई सुपरमैन या सुपर वुमेन हूँ, राइट. सो दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन्स. ये होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर.
एंड देन वी हैव डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे लोगों को लगता है दैट देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, कि मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी चीजें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ उस इंसान के मन में होती है, उसके दिमाग पे होती है। देन सेकंड इज डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग एंड स्पेस। ये तो डिल्यूजन्स हो गए। इसमें क्या होता है कि पीपल हु हैव स्किज़ोफ्रेनिया मे नॉट बी एबल टू थिंक लॉजिकली, उनकी लॉजिकल थिंकिंग इसमें अफेक्ट हो जाती है, एंड मे स्पीक इन पिक्यूलियर वेज, डिफरेंट वेज में, वो नॉर्मल इंसान की तरह वो नहीं बोलेंगे, राइट। These formal thought disorders can make communication very difficult. तो उनसे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, फटाफट एक किसी टॉपिक पे बात शुरू करेंगे, फिर किसी और टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। तो उनकी जो थिंकिंग है वो इलॉजिकल हो जाती है। लूजनिंग, जो बात करेंगे उन वर्ड्स में आपस में एसोसिएशन नहीं होगी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, डिरेलमेंट, इन्वेंटिंग न्यू वर्ड्स, इनको नियोलॉजिज्म कहते हैं। ऐसे वर्ड्स जो आपने कभी पहले सुने नहीं होंगे, आप जो शायद डिक्शनरी में भी कहीं ना हो, ऐसे लोग वर्ड्स को इन्वेंट कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड परसिस्टेंट एंड इनअप्रोप्रिएट रेपिटेशन ऑफ द सेम थॉट, बार बार एक ही थॉट को रिपीट करना, इसको हम परसिविरेशंस भी कहते हैं। Then comes hallucinations. Hallucination basically means those perceptions that occur in the absence of an external stimuli. मतलब कि वो चीज वहां मौजूद नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे है। तो लोगों को देखना, उनसे बातें करना जो एक्चुअल में वहां है ही नहीं, ऐसी चीजों को सुनना, ऐसी साउंड्स को सुनना जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, उसको हम हेलुसिनेशन कहते हैं। उसकी एब्सेंस में उसकी मौजूद को भी फील करना। तो हेलुसिनेशंस कई तरह की हो सकती है। ऑडिटरी हो सकती है, टेक्टाइल, सोमैटिक, विजुअल, गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी। एक करके इन सबकी बात कर लेते हैं। ऑडिटरी मतलब जो सुनने में जो हेलुसिनेशन होती है, मतलब आपको साउंड्स आती हैं। जो इंसान जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनको अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सो दिस इज द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ हेलुसिनेशन। एंड पेशेंट्स हियर साउंड्स और वॉइसेस दैट स्पीक वर्ड, उन्हें ऐसी आवाजें आती है कि वो उनके कान में कुछ विस्परिंग कर रहा है, कुछ सेंटेंसेस बोल रहा है, डायरेक्टली उस पेशेंट को बोल रहा है, राइट। इसको हम सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन कहते हैं, कि कोई डायरेक्टली उस पेशेंट से बात कर रहा है, या फिर वो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं पेशेंट के बारे में, इसको हम थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन कहते हैं, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन दो टाइप के हैं ये। टेक्टाइल मतलब टच, तो टेक्टाइल में जो है उसको पेशेंट को अलग अलग तरह की टिंगलिंग्स या बर्निंग सेंसेशन फील होगी, जो कि एक्चुअली में होती नहीं है। सोमैटिक में कुछ उनके बॉडी में उनको फील होता हुआ महसूस होगा, जैसे मान लो कोई स्नेक क्रॉल कर रहा है, स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड देयर स्टमक। देन विजुअल हेलुसिनेशंस में क्या हो सकता है कि वेग परसेप्शन ऑफ कलर्स, कलर्स का ऐसा परसेप्शन जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, अलग अलग तरह के डिविजन्स आना लोगों के बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में, उन लोगों को देखना जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गस्टेटरी रेट्स टू योर टेस्ट, तो स्किज़ोफ्रेनिक्स को जो है फूड या ड्रिंक्स में जो है उनको अलग ही टेस्ट आता है, अजीब टेस्ट आता है। ऑल्फैक्टरी रिलेट्स टू योर स्मेल, तो यहाँ पे उनको पॉइजन की, या वो कहेंगे मुझे स्मोक की स्मेल आ रही, जबकि आसपास कहीं स्मोक या पॉइजन नहीं होगा। सो दीज आर हेलुसिनेशंस। नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन साइकोलॉजी में, तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट मतलब इनअप्रोप्रिएट इमोशन। सो इमोशंस विच आर अनसुटेड टू द ओकेजन, जिस ओकेजन पे जो इमोशन दिखाना चाहिए वो ना दिखा के, मान लो किसी की डेथ हो गई तो ये लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देंगे, या हंसने की बात पे जोर जोर से रोना शुरू कर देंगे। तो इनअप्रोप्रिएट इमोशंस दिखाना इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आ गया। एक्सेस में कोई चीज जब ये लोग करते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक्स करते हैं। नेक्स्ट आर नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में जो है ये पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं, राइट। तो जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स पैथोलॉजिकल एक्सेसेस हैं, नेगेटिव सिम्टम्स पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स हैं। मतलब यहाँ पे पॉवर्टी, स्पीच में वहां पे एक्स्ट्रा वर्ड्स वो ऐड कर रहे थे, यहाँ पे स्पीच में कुछ डिलीशन हो जाएगा, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, प्रॉपरली बोल नहीं पाएंगे। ब्लंटेड एंड फ्लैट इफेक्ट, लॉस ऑफ वॉल्यूशन, सोशल विड्रॉल वगैरह वगैरह। देखिए एलॉजिया कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच को, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन इन स्पीच एंड स्पीच कंटेंट, तो बात वो कम करेंगे और जितना बोलेंगे बहुत ही ज्यादा वो बोलना कम कर देते हैं। ब्लंटेड इफेक्ट का मतलब होता है कि लेस एंगर, सैडनेस, ठीक है, लेस जॉय एंड अदर फीलिंग्स। नॉर्मली जो लोगों को फीलिंग्स होती है उनके अंदर वो बहुत कम रह जाती है, ना उनको सैडनेस फील होती है, ना हैप्पीनेस फील होती है, ना उनको एंगर फील होता है। तो इसको हम ब्लंटेड इफेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है फ्लैट इफेक्ट की। फ्लैट इफेक्ट जो है, इसमें फ्लैट मतलब इमोशनली ये लोग बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, कोई भी इमोशन इनके अंदर आपको नहीं देखने को मिलता है। शो नो इमोशंस एट ऑल, ठीक है, एक कंडीशन होती है।
एवोल्यूशन जिसके बारे में हमने पढ़ा था, इट इज एपैथी, मतलब किसी भी एक्शन को ना तो ये स्टार्ट कर पाएंगे ना ही उसे कंप्लीट कर पाएंगे, इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन. People with this disorder may withdraw socially and become totally focused on their own ideas and fantasies. तो बिल्कुल ये लोग सोशली विड्रॉ हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, मिलना जुलना नहीं रखेंगे, अपनी ही चीजों पे फोकस रहेगा इनका, अपने आइडियाज में हमेशा ये लोग एब्जॉर्ब्ड रहेंगे, अपनी फैंटेसीज में रहेंगे. तो इसी को हम एवोल्यूशन का नाम देते हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव के बाद हम देखते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स, ये क्या क्या हो सकते हैं. तो ये मूवमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं. तो पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया दे मे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली और मे मेक ऑड जेस्चर्स एंड ग्रिमेसेस. तो एकदम से जो है कम मूवमेंट हो सकती है इनकी बॉडी में, या कोई ऐसा जेस्चर सडनली ये बनाएंगे जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, ऑड होगा. एक्सट्रीम फॉर्म्स, इनको इन्हीं सिम्टम्स की जब एक्सट्रीम फॉर्म आ जाती है उसको हम कैटाटोनिया कहते हैं, राइट. अभी कैटाटोनिया अलग अलग चीजों में आ सकता है, अलग अलग टाइप्स में आ सकता है. फर्स्ट इज कैटाटोनिक स्टूपर, देन वी हैव कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड वी हैव कैटाटोनिक पोस्चर. तो कैटाटोनिक स्टूपर में क्या होता है, पीपल विल रिमेन मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, कई कई घंटों तक वो मूव ही नहीं करेंगे. कैटाटोनिक रिजिडिटी में क्या होता है, मेंटेनिंग अ रिजिड अपराइट पोस्चर फॉर आवर्स, एक ही पोस्चर में घंटों घंटों बैठे रहेंगे. एंड कैटाटोनिक पोस्चर में क्या होगा, अज्यूमिंग ऑकवर्ड पोजिशंस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक ऑकवर्ड पोजिशन में बहुत लंबे समय तक वो लोग बैठे रहते हैं. तो ये 3 टाइप्स होते हैं कैटाटोनिया की. अब अगर हम DSM-4 की बात करें तो इसमें 4 सब टाइप्स बताए गए हैं स्किज़ोफ्रेनिया की. स्किज़ोफ्रेनिया को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 इज पैरानॉइड टाइप. पैरानॉइड में देयर इज प्री ऑक्यूपेशन विद डिल्यूजन्स एंड ऑडिटरी. तो जितने भी हमने ये अलग अलग सिम्टम्स पढ़े हैं, इनमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे अलग अलग जो है टाइप्स स्किज़ोफ्रेनिया की बताई गई है. सबसे पहली है पैरानॉइड, इसमें डिल्यूजन्स और ऑडिटरी हैलुसिनेशंस बहुत ज्यादा होती हैं. यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज स्पीच, बिहेवियर, इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट एब्सेंट होता है. ये 2 चीजें यहाँ पे मिलेंगी, 2 चीजें एब्सेंट रहेंगी. देन वी हैव डिसऑर्गेनाइज टाइप. इसमें क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगा, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होगा, इनअप्रोप्रिएट और फ्लैट इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ कैटाटोनिक सिम्टम्स की एब्सेंस होती है. तो किसी कैटेगरी की प्रेजेंस, दूसरे की एब्सेंस, उसी के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया गया है. कैटाटोनिक टाइप में जो है एक्सट्रीम मोटर इमोबिलिटी, मतलब मूव ही नहीं कर पाएंगे लोग, या फिर एक्सेसिव मोटर इनएक्टिविटी, बॉडी की मूवमेंट ही नहीं होगी. एक्सट्रीम नेगेटिविज्म, मतलब इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल नहीं मानेंगे, रेजिस्टेंस टू इंस्ट्रक्शंस, और म्यूटिज्म मतलब रिफ्यूज टू स्पीक, बिल्कुल ही बातचीत करने लोग बंद भी कर सकते हैं. दैट कैन ऑल्सो हैपन. देन वी हैव द अनडिफरेंशिएटेड टाइप. इसमें क्या होता है, इट डजंट फिट इनटू एनी ऑफ द सब टाइप्स, उसको हम अनडिफरेंशिएटेड टाइप कह देते हैं, लेकिन सारे सिम्टम्स इनमें होते हैं. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड द रेजिडुअल टाइप. इट हैज एक्सपीरियंस्ड एट लीस्ट 1 एपिसोड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, नो पॉजिटिव सिम्टम्स बट शो नेगेटिव सिम्टम. तो उसको हम रेजिडुअल टाइप कहते हैं कि कोई पॉजिटिव सिम्टम्स नहीं है, एक्सेस में कुछ नहीं है, लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स की जितने हमने बात की है वो इनमें नजर आता है. ओके, the next topic that we need to do is behavioral and developmental disorders. तो स्किज़ोफ्रेनिया के बाद हम बात करेंगे बिहेवियरल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की. तो जैसा ही नाम बता रहा है डेवलपमेंटल, मतलब दे हैव टू डू समथिंग विद चिल्ड्रन एंड देयर डेवलपमेंट. तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं विच आर स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन एंड कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज लेटर ऑन इन लाइफ. तो ये जो डिसऑर्डर्स की बात हम करेंगे, ये स्पेसिफिकली बच्चों की बात करेंगे यहाँ पे. देखिए, चिल्ड्रन में देयर इज स्टेबल सेंस ऑफ आइडेंटिटी नॉट येट डेवलप. तो बच्चों में एक जो आइडेंटिटी होती है, आपको पता ही है एडोलेसेंस में एवरीवन अंडरगोज आइडेंटिटी क्राइसिस, उसके बाद ही आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो पाती है या नहीं हो पाती है, उसके बाद भी कई बार. तो बच्चों के अंदर अपने आइडेंटिटी को लेकर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ऐसी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं होती, ना ही कोई एडिक्वेट जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है रिगार्डिंग कि क्या रियल है क्या अनरियल है. उनके लिए कुछ भी रियल हो जाता है, कुछ भी अनरियल हो जाता है, राइट. कई बार दे आर अनेबल टू कोप विद स्ट्रेसफुल इवेंट्स. ओके, बहुत ज्यादा इजीली अपसेट हो जाते हैं प्रॉब्लम से, उनको नहीं डील करना आता है प्रॉब्लम के साथ, जैसे बड़े लोग अडल्ट डील करते हैं. तो इसीलिए जो है इनके अंदर बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं कई बार. बट जितनी जल्दी बच्चे अपसेट होते हैं इन प्रॉब्लम से, उतनी ही जल्दी दे कैन बाउंस बैक ऑल्सो. इनके अंदर जो एबिलिटी टू बाउंस बैक है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अडल्ट्स.
अब अगर चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ मेनली 3 डिसऑर्डर्स हमने करने हैं। पहला है ADHD, देन वी हैव कंडक्ट डिसऑर्डर, एंड देन वी हैव सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो चारों हैं इनके अंदर क्या क्या आता है, डिटेल में इनको एक एक करके करते हैं। एंड इफ दे आर नॉट अटेंडेड टू, दे कैन लीड टू मोर सीरियस एंड क्रोनिक डिसऑर्डर्स इन अडल्टहुड। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स ये कॉज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई टाइमली ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस डिसऑर्डर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट्स। ओके, सो एकेनबैक ने 2 फैक्टर्स को लिस्ट किया था विच कॉज मेजर डिसऑर्डर्स। नंबर 1 आर एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स, नंबर 1 आर इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स, राइट। एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली अंडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके, और इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स ओवर कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी दोनों क्या होती हैं, अंडर कंट्रोल और ओवर कंट्रोल? देखिए, अंडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स वो बिहेवियर्स होते हैं विच आर डिसरप्टिव एंड ऑफन अग्रेसिव एंड अवर्सिव टू अदर्स इन द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट। मतलब दूसरों की तरफ बच्चे का बिहेवियर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, अवर्सिव होगा, वो लोगों को अवॉइड करने की कोशिश करेगा, अपने से दूसरे अपने अपने एनवायरनमेंट की तरफ होगा। ओवर कंट्रोल में केस में क्या होगा, जो बच्चा जो है ही और शी विल एक्सपीरियंस डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट विच मे नॉट बी एविडेंट टू अदर्स। तो ये नजर आ जाता है अंडर कंट्रोल प्रॉब्लम्स या एक्सटर्नलाइजिंग। इंटरनलाइजिंग जो है डिसऑर्डर, ये दूसरों को पता लगना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम सारी अंदर होती है। डिप्रेशन की फीलिंग, एंजाइटी की फीलिंग, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग बच्चा अंदर ही अंदर फील करता है, दूसरों की तरफ उसको एक्सप्रेस नहीं करता। Now, if you talk about externalizing disorders, there are 3 types that we need to study here. First one is ADHD or attention deficit hyperactivity disorder. Second is ODD, which is the oppositional defiant disorder, and then we have the conduct disorder. ADHD में जो है 2 मेन फीचर होते हैं। देखिए, इसके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, तो एक तो इनअटेंशन हो गया, मतलब बच्चा अटेंशन पे नहीं करेगा, इनअटेंटिव होगा, और दूसरा हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होगा। तो यहाँ पे इनअटेंटिव होगा, मतलब दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन मेंटल एफर्ट ड्यूरिंग वर्क और प्ले। ना तो वो काम पे ध्यान दे पाएंगे, जब काम कर रहे होंगे, जब खेल रहे होंगे तो खेल में उनका ध्यान नहीं होगा, अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे। They have a hard time keeping their minds on any one thing or in following instructions. Instructions को follow करने में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉमन कंप्लेंट्स जो आएंगी टीचर की तरफ से वो ये आएंगी कि बच्चा जो है सुनता नहीं है, doesn't listen, cannot concentrate, doesn't follow instructions, is disorganized, easily distracted, forgetful है, चीजों को जल्दी जल्दी भूल जाता है, doesn't finish assignments, quick to lose interest in boring activities। तो इस तरह की जो है चीजें आपको क्लास से पता चलेंगी उसके बारे में। इम्पल्सिवनेस की जब बात करते हैं हम, तो इम्पल्सिविटी में बेसिकली इम्पल्सिवनेस क्या होती है कि आप कोई भी इमीडिएट रिएक्शन को कंट्रोल ना कर पाओ। ओके, तो ये जो किड्स हु सफर फ्रॉम ADHD, दे आर अनएबल टू कंट्रोल इमीडिएट रिएक्शंस और दे आर नॉट एबल टू थिंक बिफोर दे एक्ट, राइट, दैट इज इम्पल्सिविटी। सो दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वेट और टेक टर्न्स। अपनी टर्न का ये लोग वेट बिल्कुल नहीं कर पाते, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। दे हैव डिफिकल्टी इन रेजिस्टिंग इमीडिएट टेम्पटेशंस और डिलेइंग देयर ग्रेटिफिकेशन। तो ग्रेटिफिकेशन कोई डिले नहीं कर पाते, इनको तुरंत जो है अपनी नीड को पूरा करना होता है। माइनर मिसहैप्स लाइक नॉकिंग थिंग्स ओवर, चलते चलते कुछ भी गिर जाएगा उनसे, या फिर उसकी वजह से कई बार इनको बहुत ज्यादा सीरियस इनके एक्सीडेंट्स या इंजरीज भी इनको हो सकती हैं। तो ये आता है इम्पल्सिविटी में। हाइपर एक्टिविटी की अब बात कर लेते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी कैन टेक मेनी फॉर्म्स। पहली फॉर्म जो हाइपर एक्टिविटी की नजर आती है ADHD केस में, दैट इज कांस्टेंट मोशन। बार बार कुछ ना कुछ उनको मूवमेंट कर रही होती है, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसके बाद इट इज इम्पॉसिबल टू सिट थ्रू अ लेसन, दे कैन नॉट सिट थ्रू अ लेसन। बहुत मुश्किल होती है उनको एक जगह बैठ के क्लास को अटेंड करने में। दे कीप फिजिटिंग, दे कीप डूइंग समथिंग विद देयर हैंड्स, स्क्वर्मिंग, क्लाइंबिंग, रनिंग अराउंड द रूम, एमलेसली इधर उधर भागते रहेंगे। They are described by their parents and teachers as driven by motor। कि भाई हमें तो ऐसा लगता है कई बार हमारे बच्चे में कोई मोटर लगी हुई है कि ये बैठता ही नहीं एक जगह पे। They're always on the go, hyperactive behavior, talk incessantly, बिना रुके बात करते रहेंगे। And according to one finding, boys are 4 times more likely to be diagnosed with it than girls। तो boys में इसके होने की जो probability है वो ज्यादा है। Then coming to oppositional defiant disorder after ADHD, oppositional defiant disorder मतलब कि यहाँ पर
बहुत ज्यादा डिफाइंस दिखाई जाती है, बच्चा बहुत ज्यादा स्टबर्न हो जाता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर डिस्प्ले इनअप्रोप्रिएट एज, इनअप्रोप्रिएट जो उनकी एज के हिसाब से बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, दैट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस दे विल शो। इरिटेबल होंगे, बहुत ज्यादा डिफाइंट होंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, डिसोबीडियंट होंगे, एंड दे बिहेव इन अ हॉस्टाइल मैनर, तो दूसरों को डैमेज भी वो पहुंचा सकते हैं। अनलाइक एडीएचडी, रेट्स ऑफ ओडीडी आर नॉट वेरी डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये दोनों ही जेंडर्स में इक्वली प्रेजेंट होता है। देन कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर, कंडक्ट मतलब बिहेवियर, एक्शंस, एज इनअप्रोप्रिएट एक्शन, ऐसे एक्शंस जो कि एज के हिसाब से बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे एटीट्यूड्स जो हैं which violate family expectations, societal norms, सोसाइटी और फैमिली के अगेंस्ट बिल्कुल जो है बिहेवियर दिखाना, एंड पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर, तो दूसरों को ये लोग नुकसान भी पहुंचाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर बेसिकली रेफर्स टू अग्रेसिव एक्शंस, अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होती है इनमें, दैट कॉज और थ्रेटन हार्म टू पीपल और टू इवन एनिमल्स, राइट। नॉन एग्रेसिव एक्शंस दैट कॉज प्रॉपर्टी डैमेज, मेजर डिसीटफुलनेस और थेफ्ट, तो इस थेफ्ट की फॉर्म भी कई बार ये रूल वायलेशन और थेफ्ट की फॉर्म भी कई बार ले लेते हैं। अब अगर बात करें अग्रेसिव बिहेवियर की, तो बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं अग्रेशन के भी। इट कुड बी वर्बल अग्रेशन, नेम कॉलिंग, स्वेयरिंग, फिजिकल अग्रेशन में हिटिंग आ जाता है, फाइटिंग आ जाता है, हॉस्टाइल अग्रेशन में इन्फ्लिक्टिंग इंजरी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन बेसिकली मींस डोमिनेटिंग, बुलिंग, बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे करते हैं विदाउट प्रोवोकेशन, तो बिना प्रोवोकेशन के भी बुलिंग बहुत ज्यादा इनकी दूसरों की करते हैं। ये तो थे एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर जो कि दूसरों की तरफ इन बच्चों के होते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स की, जो दूसरों को नजर नहीं आते, ये खुद में ही फील करते हैं उस चीज को, दैट इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। अब ये जो सैड है, full form of SAD is separation anxiety disorder. It is an internalizing disorder unique to children. ये बच्चों में ही मौजूद होता है। यहाँ पर एक्सेसिव एंजाइटी होती है और इवन पैनिक एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रन एट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की परछाई बनकर ये बच्चे बिल्कुल रहते हैं, और जहां पर पेरेंट्स इनसे अलग हुए इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी और पैनिक फील होता है। They may have difficulty being in a room by themselves, खुद से एक रूम में भी नहीं बैठ पाएंगे, स्कूल अकेले नहीं जा पाएंगे, नई सिचुएशंस में खुद एंटर नहीं कर पाएंगे, they need their parents around them all the time and they cling to the shadow of their parents every move, हमेशा पेरेंट्स साथ चिपक के रहेंगे, एंड सेपरेशन बेसिकली अवॉइड करना, राइट। वो एंजाइटी जो सेपरेशन से होती है, इनको पेरेंट्स के साथ बिल्कुल हमेशा हर वक्त रहना है, और इस सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए दे में फास्ट, दे में स्क्रीम, they may throw tantrums, or they make even suicidal gestures to avoid this separation from the parents. अब डिप्रेशन की अगर बच्चों में बात करें तो the ways in which children express and experience depression, they are related to their levels of physical, emotional and cognitive development. तो ये डेवलपमेंट के टाइम पे ही अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसी हिसाब से जो है बच्चे में डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो आते हैं। जैसे कि अगर आप इन्फेंट की बात करें तो इन्फेंट में जो है सैडनेस अलग, जो डिप्रेशन है वो खुद को सैडनेस की वे में मैनिफेस्ट करता है, मतलब वो बेबी जो है पैसिव होगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, अनरिस्पॉन्सिव होगा। वहीं अगर एक प्री स्कूलर की बात करें तो उसमें डिप्रेशन जो है खुद को वो विड्रॉ कर लेगा चीजों से, राइट, प्रॉपरली दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, विड्रॉ हो जाएंगे। स्कूल एज चाइल्ड में अलग तरीके से मैनिफेस्ट होता है, वो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं, कम्बैटिव हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, और टीनेजर्स में इट कैन टेक द फॉर्म ऑफ गिल्ट एंड होपलेसनेस। देन वी हैव परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये वो डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि सिवियर एंड वाइड स्प्रेड इम्पेयरमेंट्स कॉज करते हैं सोशल इंटरेक्शन में। तो अभी तक हमने जिन डिसऑर्डर्स की बेसिकली बात करी वो एक्सटर्नलाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स थे, ये वाले जो हैं दे आर परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो ये बच्चे की बेसिकली जो भी डेवलपमेंट है, सोशल जो उसका इंटरेक्शन है, राइट, कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसकी, उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर देते हैं, और एक स्टीरियोटाइप वे में बच्चा बिहेव करना शुरू कर देता है। उसकी इंटरेस्ट जो है और एक्टिविटीज वगैरह भी बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप पैटर्न फॉलो करना शुरू कर देती हैं। इसमें बात करेंगे हम ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, या जिसको हम ऑटिज्म भी कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स।
अब चिल्ड्रन विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स दे हैव मार्क्ड डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन, इनसे सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती इनसे बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रेंज होती है इनके, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं होते, बहुत कम इंटरेस्ट होते हैं इनके, और रूटीन को बहुत ज्यादा ये लोग फॉलो करते हैं, तो एक सर्टेन रूटीन इनकी लाइफ में होगा उसको ये बहुत ज्यादा फॉलो करेंगे. About 70% of children with autism are also mentally retarded, तो ये भी एक फैक्ट है. एंड इनको दूसरों से रिलेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दे कांट रिलेट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. कोई भी जो है सोशल बिहेवियर कोई इनिशिएट नहीं कर सकते, कोई भी कॉन्वर्सेशन को ये लोग इनिशिएट नहीं कर सकते, एंड नहीं कर सकते, दूसरों की फीलिंग्स के लिए जो है ये अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं, इनको नहीं समझ में आता दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस और इमोशंस भी जो है ये दूसरों के साथ शेयर करने में बहुत इनको मुश्किल होती है, नहीं कर पाते हैं. They show serious abnormalities and communication and language problems, abnormalities in communication and language which persist over a time. Many autistic kids never develop speech. और काफी बच्चे जिनको ऑटिज्म है वो तो बोल ही नहीं पाते, एंड जो बोल भी पाते हैं उनका स्पीच जो है रेपिटेटिव होता है, एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं, एंड डिविएंट स्पीच पैटर्न्स, नॉर्मल से बिल्कुल डिविएंट होते हैं, अलग तरह की स्पीच होती है इनकी. Children with autism often show narrow patterns of interest. As I told you, interest की इनकी बहुत बड़ी रेंज नहीं होती, अलग अलग चीजें करने में इनका बिल्कुल मन नहीं होता है, एक ही बिहेवियर को रिपीट करते रहते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को लाइन अप कर देंगे एक लाइन में, या एक ही बॉडी मूवमेंट को बार बार करेंगे, जैसे रॉकिंग एक बॉडी मूवमेंट होता है. अब ये रॉकिंग जो है ये सेल्फ स्टिमुलेटरी भी हो सकता है, जैसे कि हैंड फ्लैपिंग हो सकता है, या ये सेल्फ इंजूरियस भी होता है, जैसे बार बार एक ही बार अपने सर को जो है बार बार दीवार पर मारना, बैंगिंग देयर हेड ऑन अगेंस्ट द वॉल, तो एक ही बॉडी मूवमेंट को बार बार रिपीट करने को हम रॉकिंग कहते हैं. ये सेल्फ स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, सेल्फ इंजूरियस भी हो सकती है. अब अगर बात कर लें ईटिंग डिसऑर्डर्स की, तो इसमें 3 तरह के डिसऑर्डर्स आपने करने हैं. वी हैव एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स. एनोरेक्सिया नर्वोसा में बेसिकली जो एडोलेसेंट है, जो चाइल्ड है, उसकी डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज बनती है, उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट हूँ तो मुझे बहुत कम खाने की जरूरत है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है, सो दे रिफ्यूज टू ईट, खाना ही नहीं खाते हैं. एक्सरसाइज कंपल्सिवली, बिना बात, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, देखो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो जरूरी है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, बट ये लोग एक्सेसिवली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, जब आप खाना नहीं खाओगे और सिर्फ एक्सरसाइज करोगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल लूज large amounts of weight and even starve themselves to death. इतना ज्यादा इनका हो जाता है कि they can even starve themselves to death. वहीं दूसरी ओर बिल्कुल इसका उल्टा है, which is bulimia nervosa. तो बुलीमिया में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड दे विल ईट, राइट, और फिर इन्होंने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड क्योंकि खा लिया, इनको गिल्टी फील होती है, देन दे विल पर्ज इट आउट. या तो कोई मेडिसिन का यूज करेंगे, जैसे लेक्सेटिव का, डायूरेटिक का, या फिर लेक्सेटिव से लूज मोशंस के थ्रू जो है निकल जाएगा फूड, या फिर डायूरेटिक में यूरिन, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होनी शुरू हो जाती है, या वॉमिटिंग खुद को इंड्यूस करके दे विल पर्ज इट आउट, दे विल वॉमिट इट आउट. और उस एंड बहुत ज्यादा बिंज करने के बाद इनको बेसिकली गिल्ट फील होता है कि हमने इतना क्यों खा लिया, एंड देन दे विल ट्राई टू रिलीव इट. उनको अच्छा फील होता है पर्जिंग करने के बाद, दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स. तो ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं. और बिंजिंग ईटिंग आपको पता ही है कि बहुत बार फ्रीक्वेंटली जो है आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग, पता ही ना होना कि क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग होती है इसके अंदर. आफ्टर दिस वी हैव टू डिस्कस मेंटल रिटार्डेशन. तो मेंटल रिटार्डेशन जैसा कि आपको पता ही, इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि इट रेफर्स टू बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. जो जिसका IQ 70 या उससे नीचे होता है उसको हम मेंटल रिटार्डेड कैटेगरी में डालते हैं. एंड डेफिसिट्स ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन अडेप्टिव बिहेवियर. तो एक तो IQ 70 या उससे लेस होना, और दूसरा अडेप्टिव बिहेवियर ना दिखना, एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन आपको अच्छी से आनी चाहिए, सेल्फ केयर, होम लिविंग, सोशल स्किल्स, ये सब इनमें मिसिंग होती है. अकेडमिक स्किल्स नहीं होती है, वर्क की, सब कुछ भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता. एंड दीज आर मैनिफेस्टेड बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स. ये भी इसका एक क्राइटेरिया होता है कि 18 ईयर्स तक पता लग जाता है, ये अलग अलग फॉर्म में अपने आप को जो है मेंटल रिटार्डेशन मैनिफेस्ट कर लेती है. सो मेंटल रिटार्डेशन वी हैव टू डिस्कस. इसके बाद आपको एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 4.2. लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट ऑल्सो. इसमें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इंडिविजुअल्स के
विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कि इसमें जो है माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। तो माइल्ड कैटेगरी में 55 टू 70 का आईक्यू रेंज होता है, मॉडरेट इज 35 टू 40 या 50 टू 55 आईक्यू का रेंज, और यहाँ पे 20-25 से लेकर जो है 35 टू 40, और प्रोफाउंड कैटेगरी में 20-25 से भी बिलो आईक्यू होता है, राइट। तो अलग अलग आईक्यूज के बेसिस पे जो है कैटेगराइज किया गया है। अगर बात करें सेल्फ हेल्प स्किल्स की, तो यहाँ पे माइल्ड वाले जो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, दे कैन ड्रेस देमसेल्व्स अप, और खुद की टॉयलेट नीड्स को भी ये पूरा कर लेते हैं। मॉडरेट वालों को डिफिकल्टी होती है, लेकिन ट्रेनिंग से दे कैन एक्वायर दी स्किल्स। लेकिन सिवियर कैटेगरी में, प्रोफाउंड कैटेगरी में इनको जो है इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती हैं, लेकिन इनको दूसरों की जरूरत पड़ती है, पीपल हैव टू हेल्प देम, राइट। कुछ लिमिटेड बेसिस पे ये लोग कर पाते हैं, अदरवाइज दे नीड एक्सटर्नल हेल्प। स्पीच कम्युनिकेशन की बात करें तो माइल्ड रिटार्डेशन में एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, कम्युनिकेशन को समझ पाते हैं, बात को समझ पाते हैं। मॉडरेट रिटार्डेशन में एक्सप्रेशन इनका ठीक है, रिसेप्शन भी ठीक है, लेकिन स्पीच पे इनकी प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। एंड सिवियर एंड प्रोफाउंड कैटेगरी में रिसेप्शन भी पुअर होता है और एक्सप्रेशन भी पुअर होता है, ना दूसरों की बातों को प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, ना खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। एकेडमिक्स की बात कर लें तो माइल्ड कैटेगरी में ऑप्टिमल लर्निंग है 3rd to 6th ग्रेड तक, ठीक है। यहाँ पर मॉडरेट में बहुत कम एकेडमिक स्किल्स होती हैं, मैक्स टू मैक्स 1st या 2nd ग्रेड तक ही स्कूलिंग कंप्लीट कर पाते हैं, लेकिन सिवियर कैटेगरी में कोई एकेडमिक स्किल्स नहीं हो पाते, दे कैन नॉट अटेंड स्कूल। सोशल स्किल्स की बात करें तो माइल्ड वालों में दे हैव फ्रेंड्स और एडजस्ट करना ये लोग सीख जाते हैं। मॉडरेट में दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारी सोशल सिचुएशन में इनको डिफिकल्टी आती है। लेकिन सिवियर एंड प्रोफाउंड में इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती है कि ये लोग फ्रेंड्स को बना पाएं या सोशल इंटरेक्शन कर पाएं। अगर वोकेशनल एडजस्टमेंट की बात करें, मतलब जॉब्स की बात करें, तो दे कैन होल्ड ऑन टू अ जॉब। माइल्ड रिटार्डेशन वाले लोग जो है जॉब कर सकते हैं, प्राइमरीली अनस्किल्ड वर्क के लोग कर सकते हैं। मॉडरेट की अगर बात करें तो एक शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट इनको चाहिए, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाते हैं, सुपरविजन की इनको जरूरत पड़ती है। और प्रोफाउंड और सिवियर कैटेगरी में जो है इनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, यूजुअली इनको कांस्टेंट केयर की जरूरत होती है। अडल्ट की बात करें तो अडल्टहुड में माइल्ड जो रिटार्डेशन है, they usually marry, they have children, and but they need help during stress. Moderate, they do not marry or have children, they are dependent. And यहाँ भी जो है severe category में perform में no marriage or children, they always depend on others. तो ये अलग अलग कैटेगरीज थी मेंटल रिटार्डेशन की। नाउ वी कम टू सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। इन डिसऑर्डर्स में सबसे पहले बात करेंगे एडिक्टिव बिहेवियर की, जिसमें कि 2 तरह के बिहेवियर्स आएंगे। एक्सेसिव इनटेक ऑफ हाई कैलोरी फूड व्हिच कैन कॉज एक्सट्रीम ओबेसिटी, एंड अब्यूज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल एंड कोकेन व्हिच कैन कॉज सिवियर प्रॉब्लम्स, राइट। Then coming to substance abuse disorders, these disorders are related to maladaptive behaviors resulting from regular and consistent use of substances involved. तो अलग अलग सब्सटेंसेस को जब रेगुलरली और कंसिस्टेंटली कोई अब्यूज करता है तो उसको हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर कहते हैं। उससे जो भी मैलअडैप्टिव बिहेवियर है वो अराइज होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर्स। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद यूजिंग एंड अब्यूजिंग ड्रग्स, इसमें ड्रग्स का प्रॉब्लम आ सकता है जैसे कि अल्कोहल, कोकेन एंड हेरोइन, एंड दे ऑल्टर द वे पीपल थिंक, फील एंड बिहेव। अब सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सब्सटेंस डिपेंडेंस एंड सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस डिपेंडेंस बेसिकली रेफर्स टू इंटेंस क्रेविंग फॉर द सब्सटेंस। तो जो भी सब्सटेंस वो इंसान यूज करता है उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, टू विच द पर्सन इज एडिक्टेड। यहाँ पे द पर्सन कैन शो टॉलरेंस, विथड्रॉल सिम्टम्स या कंपल्सिव ड्रग टेकिंग। तो इन टर्म्स को समझ लेते हैं। टॉलरेंस का मतलब है कि अब उस इंसान को जो है ज्यादा से ज्यादा वो चीज चाहिए। अगर किसी को एडिक्शन है अल्कोहल का, अब उसको ज्यादा अल्कोहल चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, द पर्सन हैज टू यूज मोर एंड मोर ऑफ द सब्सटेंस टू गेट द सेम इफेक्ट।
वही विड्रॉल सिम्टम्स की अगर बात करें तो विड्रॉल सिम्टम्स जो है रेफर करते हैं उन फिजिकल सिम्टम्स को which occur when a person stops or cuts down on the use of a psychoactive substance। तो कोई इंसान बहुत समय से मान लो अल्कोहल का या ड्रग्स का जो है मिसयूज कर रहा था, अब्यूज कर रहा था, सडनली वो उनको लेना छोड़ देता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं जिनको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो ये साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? दे आर दो सब्सटेंसेस व्हिच हैव द एबिलिटी टू चेंज एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस, मूड एंड थिंकिंग प्रोसेसेस। इनको हम साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं जो किसी की भी कॉन्शियसनेस को, मूड को या थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो सब्सटेंस डिपेंडेंस में टॉलरेंस, विड्रॉल सिम्टम्स और उसके अलावा कंपल्सिव ड्रग टेकिंग, बार बार वो उस ड्रग को लेता है इंसान। सब्सटेंस अब्यूज की बात करें तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट एंड रिकरेंट एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड टू द यूज ऑफ सब्सटेंस। तो बार बार उसको यूज करने से जो भी एडवर्स रिएक्शंस होते हैं, उसकी जो नेगेटिव आउटकम होती है, दैट कम्स अंडर सब्सटेंस अब्यूज। तो पीपल हु रेगुलरली इंजेस्ट ड्रग्स डैमेज देयर फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स। उनकी फैमिली सोशल रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो जाती है, वर्क परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल पुअर हो जाती है एंड दे कैन क्रिएट फिजिकल हजार्ड्स टू देमसेल्व्स एंड टू अदर्स आल्सो। अगर बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल अब्यूज एंड डिपेंडेंस में पीपल हु यूज अल्कोहल ड्रिंक लार्ज अमाउंट्स रेगुलरली, बार बार उनको रोज रोज अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं। तो पहले कम पीना शुरू करेंगे, फिर उनकी जो है उस चीज पे डिपेंडेंस हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा उसको टॉलरेंस बढ़ जाएगी तो वो उसको और ज्यादा उनको चाहिए होगी अल्कोहल डेली बेसिस पे। एंड दे रिलाई ऑन इट टू हेल्प देम फेस डिफिकल्ट सिचुएशन। तो एक एस्केपिस्ट उनका एटीट्यूड बन जाता है, प्रॉब्लम्स को फेस करने की बजाय उनसे भागने के लिए दे ड्रिंक। Eventually the drinking interferes with their social behavior and ability to think and work। तो हर चीज के साथ ये चीज फिर इंटरफेयर आगे जाके उनकी करती है। Many people build tolerance for alcohol and need to drink greater amounts to feel its effect। एक्सपीरियंस विड्रॉल सिम्टम्स, अगर वो शराब पीना बंद कर दे तो उनको बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अल्कोहल कैन डिस्ट्रॉय फैमिली, सोशल रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, करियर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, रोड एक्सीडेंट्स ये कॉज करती है। बच्चों के ऊपर बहुत इसका सीरियस इफेक्ट होता है। फैमिलीज में जहाँ पे इस चीज का अब्यूज होता है वहां पे बच्चों के साथ बहुत बुरा होता है। उनके अंदर जो है ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने की सिचुएशन होती है, एंजाइटी दे कैन फेस, फोबियाज, और खुद भी वो जो है बड़े होकर सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं। अल्कोहल कैसे कैसे आपकी फिजिकल हेल्थ को डैमेज करते हैं, दिस यू कैन रीड इन बॉक्स 4.3 जो कि बात करता है। तो इसमें 4.3 में बेसिकली बताया गया है कि जो अल्कोहल है ये आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड देन इट इज कैरिड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, जो कि आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वहां से ये आपकी फंक्शनिंग को सप्रेस कर देती है। सो पीपल हु ड्रिंक इथाइल अल्कोहल बेसिकली होता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में, तो उनकी जो जजमेंट है, जो उनका इनहिबिशन है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इस वजह से वो ज्यादा टॉकेटिव हो जाएंगे, फ्रेंडली बिहेव करेंगे, कॉन्फिडेंट लगेंगे, हैप्पी लगेंगे। और जैसे जैसे अल्कोहल एब्सॉर्ब होगी ब्रेन के बाकी एरियाज को भी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, जैसे कि वो प्रॉपर जजमेंट्स नहीं कर पाएंगे, दे बिकम लेस, उनका जो स्पीच है तो वट एवर दे से बिकम्स वेरी अनक्लियर एंड मेमोरी जो है उनकी ऑल्टर हो सकती है, उनको याद नहीं रहेगा उन्होंने क्या बोला या क्या कहा। इसके अलावा जो है इमोशनल हो सकते हैं, एग्रेसिवनेस वो लोग शो कर सकते हैं, काफी सारे इसके जो है आउटकम्स बिहेवियर में हो सकते हैं। इसके अलावा मोटर डिफिकल्टीज भी बढ़ सकती हैं, लाइक देख चलते चलते वो प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, दे नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, या फिर विजन उनका ब्लर्ड हो जाएगा, ठीक से दिखेगा नहीं, सुनने में प्रॉब्लम होगी, ड्राइविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, रोड एक्सीडेंट्स उसकी वजह से हो सकते हैं। तो ये सब इसके पॉसिबल इफेक्ट्स हैं इथाइल अल्कोहल के। Coming to heroin abuse and dependence, heroin is a drug. It significantly interferes with social and occupational function. तो social relationships जितनी भी आपकी होती हैं या जॉब पे जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट अब्यूजर्स फर्दर डेवलप अ डिपेंडेंस ऑन हेरोइन। तो स्टार्ट करते हैं लोग, पीयर प्रेशर में आके कोई स्टार्ट कर सकता है कि हम ट्राई करके देखते हैं, देन सडनली विदाउट देम इवन नोइंग कब उनकी ये चीज डिपेंडेंस में बदल जाए उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। रिवॉल्विंग देयर लाइव्स अराउंड दिस सब्सटेंस, पूरी जिंदगी उनकी इस चीज पे डिपेंडेंट हो जाती है, धीरे धीरे उनके अंदर टॉलरेंस बिल्डअप हो जाती है, उन्हें और ज्यादा हेरोइन चाहिए होती है एंड जब उसको वो लेने की छोड़ने की कोशिश करते हैं तो दे एक्सपीरियंस वेरी बैड विड्रॉल सिम्टम्स।
इसलिए इनकी रिहेबिलिटेशन भी बहुत मुश्किल हो जाती है। सबसे ज्यादा इसका डेंजरस इफेक्ट जो है हेरोइन का वो है ओवरडोज। जरूरत से ज्यादा जब इसको लोग कंज्यूम कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को जो आपके ब्रेन में होते हैं उनको ये स्लो डाउन कर देती है, जिससे कि ब्रीदिंग पैरालाइज हो जाती है। इट कैन इवन एंड इट कॉजेज डेथ, ब्रेथ की रेट को स्लो करके। अगर बात करें कोकेन अब्यूज एंड डिपेंडेंस की, तो दिस कैन आल्सो लीड टू अ पैटर्न ऑफ अब्यूज इन विच द पर्सन में बी इंटॉक्सिकेटेड थ्रू आउट द डे। पूरा इंसान इसी के जो है नशे में लेटा रहेगा, पड़ा रहेगा, एंड फंक्शन पुअरली। उनको किसी भी चीज का ख्याल नहीं रहेगा, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वर्क हो, नथिंग। उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी अफेक्ट होगी, अटेंशन स्पैन अफेक्ट होगा, डिपेंडेंस हो जाएगी, और पहले टॉलरेंस होगी एंड देन दे विल डिपेंड ऑन इट कंप्लीटली। अगर रोकने की कोशिश करेंगे, इफ दे डोंट टेक इट, देन दे माइट फेस विथड्रॉल सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन, फटीग, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा एंजाइटी उनको फील होगी, तो वो बंद भी नहीं कर पाते हैं। और इसके बहुत ज्यादा जो है डेंजरस इफेक्ट्स साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग पे होते हैं। इसके अलावा जो है बॉक्स 4.4 बात करता है कुछ कॉमनली अब्यूज सब्सटेंसेस की, जिसमें कि आते हैं अल्कोहल, एम्फेटामीन्स, कैफीन जो कि कॉफी चाय वगैरह में होता है, जितने भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, इवन चॉकलेट में कैफीन होता है, कैनबिस जिसको कॉमन लैंग्वेज में मारिजुआना या भांग कहा जाता है, कोकेन, हैलुसिनोजेंस लाइक एलएसडी, इनहेलेंट्स जैसे कि पेंट थिनर्स या स्प्रे पेंट्स, टाइपराइटर करेक्शन फ्लूइड्स, इनको भी इनहेल करके लोग जो है अब्यूज करते हैं, निकोटीन विच इज प्रेजेंट इन सिगरेट्स एंड टोबैको, ओपियोइड सब्सटेंसेस जैसे कि मॉर्फिन, हेरोइन, कफ सिरप जो है लोग कई बार इसको भी इस्तेमाल करते हैं फॉर गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड। देन वी हैव फिनाइसाइक्लिडीन एंड सेडेटिव्स व्हिच पुट यू टू स्लीप। तो ये बाकी सब्सटेंसेस हैं जिनको कॉमनली अब्यूज लोग करते हैं। तो this was it for psychological disorders guys. I have covered each and every line of the NCERT. इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, तो इस वीडियो को यूज करना अपने रिवीजन के लिए जब तुम NCERT एक बार पढ़ लो, या ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने इस चैप्टर को 1 या 2 बार मिनिमम रीड किया हुआ है। तो क्विक रिविजन के लिए वीडियो है। फर्स्ट टाइम अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कॉन्सेप्ट्स को रिविजन के फॉर्म में आपको बताया है, एक्सप्लेन नहीं किया है। So guys, if this video helps you with your revision, please give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel if you haven't yet. This is Gitanjali signing off for this time. I will see you in my next one. Bye till then guys. Take care. Bye-bye.